बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग रेजिस्टेंस को तो बहुत अच्छी तरह से पढ़कर आए हैं, लेकिन आज हमारे पास रेजिस्टेंस से मिलती जुलती एक और टर्म है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टेंस से ये किस तरह से डिफरेंट टर्म है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अगर आप अपने बुक पर देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा दोनों पेजेस पर, और देख रहे हैं आप कि दोनों पेजेस पर किसी किस्म की कोई हेडिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि इस आर्टिकल को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अगर वो बोर्ड में पूछ लें तो फिर इस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर हम देखें इस आर्टिकल के अंदर छुपी हुई जो चीजें हैं उनको हम हेडिंग्स दे सकते हैं, और वो हेडिंग्स मैंने आप लोगों के सामने यहां पर कुछ इस तरह से दी हैं। तो बारी बारी मैं इन पर आऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल क्या है, अगर आप गौर से देखें तो आज के आर्टिकल का नाम है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर इसका क्या असर है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी से पहले आपको उससे मिलती जुलती टर्म जो पहले पढ़कर आए हैं, रेजिस्टेंस, उसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को आप लोग जानते हैं और मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। एक दफा फिर से देख लेते हैं। आपको मालूम है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में फ्लो करते हैं, करंट बन जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी आसानी से फ्लो नहीं करते, बल्कि उस वायर के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनसे ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते हैं, और ये जो कोलिजन है उनका टकराना जो है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट का बाइस बनता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का बाइस बनता है। और ये जो अपोजिशन है, ये जो मुखालफत हो रही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इस कोलिजन की वजह से, इस टकराव की वजह से, इसे हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। तो याद रखिएगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को या करंट के फ्लो को कितनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो ऑपोजिशन कौन प्रोवाइड करता है? वो ऑपोजिशन उसी वायर के जो एटम्स होते हैं उनके साथ टकराव की वजह से आता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले रेजिस्टेंस का जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है? सिंपल डेफिनेशन, इट इज opposition to flow of current। तो करंट के फ्लो को जो ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट को हम ओहम कहते हैं। यूनिट याद रखिएगा, ये वो चीजें जो हम पहले पढ़कर आए हैं। रेजिस्टेंस का एक नाम मैंने और आपको बताया था, और वो नाम था हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी मुखालफत करना ही होता है। हिंड्रेंस मतलब अपोज करना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये उठता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, एक तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये मैं आगे चल के थोड़ी देर में बताऊंगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि यहां मैंने हेडिंग डाली है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो पहला फैक्टर क्या है डिपेंडेंस में, याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नाउ स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ और किन चीजों पर डिपेंड करती है? स्टूडेंट्स, इसके लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और एक हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अभी इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बल्ब में से पास कर रहा है, बल्ब की एक खास ब्राइटनेस है। स्टूडेंट्स, अगर मैं ये जो रेजिस्टेंस है जो कि एक वायर की फॉर्म में आपको यहां पर नजर आ रही है, अगर मैं इसकी जगह एक लंबी रेजिस्टेंस यानी कि एक ज्यादा लेंथ वाली वायर यूज करूं, तो फिर आप देखेंगे कि जो बल्ब का ब्राइटनेस है उसकी वो कम हो जाएगी। और बल्ब की ब्राइटनेस कम होना ये बता रहा है कि करंट कम हो रहा है, और करंट का कम होना ये बता रहा है कि बेसिकली करंट को ज्यादा अपोज किया है ये नई वाली रेजिस्टेंस ने। और अगर मैं इसकी जगह एक और वायर लगाऊं जिसकी लेंथ इनसे भी ज्यादा है, तो आप देखेंगे बल्ब की ब्राइटनेस और कम हो जाएगी, जो कि बता रहा है कि रेजिस्टेंस और ज्यादा ऑफर की है इस वाली वायर ने। यहां से हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा कि जितनी लंबी वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ दैट वायर। तो इसका मतलब ये फैक्टर भी मैं यहां पर आप लोगों के सामने लिख देता हूं। दूसरा फैक्टर क्या हुआ रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ वायर। नाउ स्टूडेंट्स,
अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट दोबारा से आपको दिखाऊं और मैं इसमें इस वायर की जगह इतनी ही लेंथ की एक थिक वायर यानी ज्यादा एरिया वाली वायर लगाऊं, तो मैंने देखा कि ऐसा करने पर बल्ब की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि ये जो थिक वायर है, मोटी वायर है, ज्यादा एरिया वाली वायर है, इसके आने से करंट बढ़ गया है, यानी कि ऑपोजिशन टू द करंट कम हो गई है। यानी बड़ा एरिया लेने से, वायर ऐसी लेने से जिसका एरिया बड़ा हो, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो एरिया और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का तीसरा फैक्टर क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक चौथा फैक्टर भी है, और वो फैक्टर क्या है? वो बड़ा सिंपल सा फैक्टर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की जगह, ये जो मैंने अभी आप लोगों को सर्किट में दिखाया, इसको हटाकर इसकी जगह एक प्लास्टिक का पीस लगा दूं, तो आप लोग जानते हैं प्लास्टिक में से करंट पास नहीं करता। इस सूरत में हम कहेंगे कि प्लास्टिक ने तो क्योंकि लकड़ी जो है या वुड जो है वो भी करंट को बहुत अपोज करती है। इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह कॉपर लगा दूं, तो कॉपर तो बहुत ज्यादा करंट पास करेगा। इस वजह से हम वायर्स में कॉपर यूज करते हैं, यानी कि कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम हुई। यहां मैं क्या चेंज कर रहा हूं? क्या एरिया चेंज कर रहा हूं? नहीं स्टूडेंट्स। क्या लेंथ चेंज कर रहा हूं? नहीं, बल्कि मैं तो मटेरियल की नेचर ही चेंज कर रहा हूं। मैं मटेरियल डिफरेंट लगा रहा हूं। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक और बात पर भी डिपेंड करती है, और वो क्या है? वो ये बात है कि मटेरियल आप क्या चूज करेंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत रेजिस्टेंस देते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम रेजिस्टेंस देते हैं। तो याद रखिएगा, ये चौथा फैक्टर। तो तीन फैक्टर ये, एंड फोर्थ वन इज कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं, चार फैक्टर्स हैं। अच्छा, मैं ये जो दो फैक्टर्स हैं ना, लेंथ और एरिया, इनको इकट्ठा ये भी कह सकता हूं, इकट्ठे यूं भी कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? वायर की लेंथ कितनी है, वायर का एरिया कितना है, तो ये वायर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। क्योंकि वायर की लेंथ या एरिया वगैरह चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस, इसको लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक किसकी? ऑफ वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि रेजिस्टेंस जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वायर की। आपने वायर का एरिया, वायर का लेंथ ये चेंज कर दी चीजें, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थोड़ी सी पहले वाली बातें जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस तो पता चल गया हमें, और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी पता चल गया। ये रेजिस्टेंस से मिलता जुलता जो वर्ड है आपके सामने, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ये क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी का एक और नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, और वो नाम है रेजिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, इसका सिंबल, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो रो कहलाता है। इसको यूं पढ़ते हैं, रो, RHO। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि ये रेजिस्टिविटी क्या है? मिलता जुलता वर्ड तो है, लग ऐसे ही रहा, ये भी ऑपोजिशन है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, लेकिन इसमें बेसिकली फर्क किस चीज का है? स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करने से पहले मेरी मजबूरी है कि पहले मैं आपके सामने इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेकर आऊं, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लेकर आना है वो आप पहले देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो बातें मैंने आप लोगों के सामने लिखी। वैसे तो रेजिस्टेंस इस पर भी डिपेंड करी, लेकिन थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर का फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये दोनों फैक्टर्स जो मैंने ऊपर रेजिस्टेंस के लिखे हैं, मैंने आपके सामने यहां पर दोबारा लिख दिए। आइए इन दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस को एक ही एक्सप्रेशन में मोल्ड करते हैं। तो मैं इसको इकट्ठे लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये ऊपर वाली दोनों बातों को मैंने एक ही एक्सप्रेशन में इकट्ठा कर दिया।
स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। आप लोग जानते हैं जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी है उसको खत्म करने के लिए हमें इक्वालिटी का साइन चाहिए, लेकिन उसके लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर इक्वालिटी का साइन चाहता हूं इसकी जगह इक्वल का साइन, तो फिर यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट है रो, जिसका जिक्र मैंने यहां पर किया। इस वजह से मैंने कहा पहले आपको एक दफा इक्वेशन बनाकर दिखा दो ताकि आपको पता चले कि ये रो है जो इस इक्वेशन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप रो के बारे में भी बता सकते हैं कि रो फिर किसके बराबर होगा। रो को इधर रखें, एरिया उधर जाकर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, देखिए एरिया उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और लेंथ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये जो रो है इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आएगी इसको डिफाइन करने की। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कैसे करना है जरा तवज्जो से देखिए मेरे पास रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का तरीका जरा देखिए। जस्ट इमेजिन करें, सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लेट कि मेरे पास जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर्स के, और उसकी जो लेंथ है वो भी 1 है। स्टूडेंट्स तो एरिया भी 1 हो गया, लेंथ भी 1 होगी। जब दो चीजें 1 हो गई तो वो तो हमारे पास यहां पर इग्नोर की जा सकती हैं। तो बाकी जो मैं चीज लिखूंगा वो क्या होगा, वो होगा रो इस तरफ बचेगा और आर इस तरफ बचेगा। बाकी 1 बचेगा, लेकिन 1 मल्टीप्लाई होकर वही आंसर देता है, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये जो बात है ये क्या कह रही है, ये कह रही है रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, हमेशा नहीं। अगर आप ये बात सपोज करें, एरिया भी 1 सपोज कर ले, लेंथ भी 1 सपोज कर ले, तो फिर हमारे पास यहां भी 1 यहां भी 1, तब हम कहेंगे रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। तब ये बात ट्रू होगी। तो दोबारा सुन लीजिए, मैं कहूंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन कब, अगर मेरे पास एक ऐसी वायर हो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो। ये ऐसी वायर कैसे दिखेगी, आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं। इसको दोबारा देख लीजिए, एरिया भी 1 होना चाहिए और लेंथ भी 1 होना चाहिए। तो मैं यहां पर पहले ही लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं कि मैंने एक ऐसी वायर आपके सामने इमेजिन करवानी है आपको जिसका एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और मैं चाह रहा हूं लेंथ इंटू विड्थ क्या आए, 1 आए। तो ये एक ही सूरत में 1 आ सकती है, अगर मेरे पास लेंथ भी 1 हो और विड्थ भी 1 हो। और अगर लेंथ भी 1 हो और विड्थ भी 1 हो तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक स्क्वायर नहीं बनेगा। यानी सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एरिया 1 मीटर स्क्वायर कैसा दिखता है वो मैंने आपको बता दिया, वो एक स्क्वायर की तरह से दिखता है। नाउ स्टूडेंट्स अब वो कह रहा है कि लेंथ भी 1 है, लेंथ से मुराद थर्ड डायमेंशन भी 1 है। तो अगर मैं थर्ड डायमेंशन भी 1 ले लूं तो अब मेरे पास ये जो 3D शेप बनी है स्टूडेंट्स, ये है एक ऐसी चीज जिसका एरिया भी 1 है और इसकी लेंथ भी 1 है। तो जब इसको आप क्रिटिकली देखें तो आप कहेंगे कि इसकी तो तीनों साइड्स ही 1 है। इसकी सारी एक्स एक्सिस में जो साइड्स हैं वो भी 1 है, वाई एक्सिस में जो साइड्स हैं वो भी 1 है, और जेड एक्सिस में साइड्स हैं वो भी 1 है। इसका मतलब ये तो हमारे पास एक क्यूब ना बन गया, और ऐसा क्यूब जिसमें हर लेंथ जो है वो 1 मीटर है। स्टूडेंट जरा इसका वॉल्यूम निकालें। अगर हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और लेंथ भी 1 है, विड्थ भी 1 है, हाइट भी 1 है। तो स्टूडेंट्स ये तो एक ऐसा ब्लॉक बन गया, एक ऐसा वॉल्यूम बन गया जिसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो 1 मीटर क्यूब बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कहते हैं, पहले हम कह रहे थे ये एक ऐसी चीज है जिसका एरिया भी 1 है, लेंथ भी 1 है। अब मैं कह देता हूं, इमेजिन तो कर लिया आपने, जब आपने इसको ड्रॉ करके देखा तो ये तो ऐसा क्यूब बना जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो अब हम इस ब्लॉक को कहते हैं कि ये 1 मीटर क्यूब है।
और याद रखिएगा ये जो 1 मीटर क्यूब है इसकी जो रेजिस्टेंस है ना उसकी रेजिस्टेंस नहीं कहलाती बल्कि रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो याद रखिएगा व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस? इस मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस। तो अगर मेरे पास ये पूरी वायर है, पूरी वायर की ऑपोजिशन मेजर करूं तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इस वायर में 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं उसको मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा बल्कि उसको मैं रेजिस्टिविटी कहूंगा। तो दोबारा से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑपोजिशन जो पूरी वायर देती है करंट को। जबकि रेजिस्टिविटी क्या होती है? ऑपोजिशन जो पूरी वायर नहीं बल्कि 1 मीटर क्यूब जो है वो प्रोवाइड करता है। जितनी ऑपोजिशन उसे हम रेजिस्टेंस नहीं, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही है, ऑपोजिशन ही है। किसकी? पूरी वायर की? नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की, दोबारा देख ले, मीटर क्यूब इतना बड़ा ब्लॉक हो जिसकी लेंथ भी 1 हो, उसकी हाइट भी 1 हो, उसकी थिकनेस भी 1 हो, वो इतना बड़ा ब्लॉक किसी भी मटेरियल का अगर हम लें तो वो जितनी ऑपोजिशन ऑफर करता है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पहले बात कर लें इसकी डिपेंडेंस की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है 2 चीजों पर। रेजिस्टिविटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, जैसे कि मैंने बताया, ये मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन रेजिस्टिविटी एक और बात पर डिपेंड करती है और वो है मटेरियल की नेचर पर। मटेरियल की नेचर पर। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक कॉपर का मीटर क्यूब है तो मैं देखता हूं कॉपर का मीटर क्यूब जो है उसकी रेजिस्टिविटी यानी उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। जबकि अगर मैं कार्बन का 1 मीटर क्यूब लेता हूं तो मैं देखता हूं कार्बन का मीटर क्यूब जो है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। जो नोट करने वाली बात है वो स्टूडेंट्स ये है कि रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करती थी जबकि रेजिस्टिविटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आइए देखते हैं रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनता है। यूनिट के लिए हम फार्मूला देखते हैं। इसी फार्मूला में मैं यहां पर रफ वर्क कर रहा हूं। देखिए जी, रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकालना है, यूनिट निकालना है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट किसके बराबर हो गया? इधर देखें आर है, आर तो था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है? ओहम। साथ है एरिया, एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। और नीचे है लेंथ, और लेंथ क्या है? मीटर। स्टूडेंट्स ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आया ओहम आया और साथ मीटर आया। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम नहीं है बल्कि ओहम मीटर है, या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आप ओहम की जगह उसका सिंबल लिख दें ओमेगा और यूं बन जाएगा ये। तो ओहम मीटर या ओहम मीटर दोनों सूरतों में इसको लिखा जा सकता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो भी रेजिस्टेंस ही है एक्चुअली, लेकिन किसकी? 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस है। नाउ स्टूडेंट्स अभी तक आपको कितनी बात समझ में आई है? आइए इसको एनालाइज करते हैं 2 एमसीक्यू से। तो आइए जरा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि वो एमसीक्यू क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड द रेजिस्टिविटी विल बिकम। अगर मैं लेंथ डबल कर दूं तो रेजिस्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा? स्टूडेंट्स देखिए जरा तवज्जो से, रेजिस्टिविटी का फार्मूला जो आप लोग पढ़ के आए वो है रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये वो फार्मूला है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप फार्मूला को देखेंगे तो आप लोग फौरन ही ये समझेंगे कि रेजिस्टिविटी का ताल्लुक लेंथ के साथ बन रहा है, और वो क्या ताल्लुक है? वो ये है कि रेजिस्टिविटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस करती है, रेजिस्टिविटी नहीं करती। हालांकि रेजिस्टिविटी के फार्मूला के अंदर लेंथ और एरिया आ रहे हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी याद रखिएगा इस फार्मूले का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। एरिया और लेंथ की वैल्यूज जो है वो रेजिस्टिविटी को नहीं डिटरमिन कर सकती। तो एरिया और लेंथ की वैल्यूज चेंज भी कर दें तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी।
तो ज्यादातर बच्चे यहां क्या करेंगे, वो कहेंगे कि लेंथ डबल हो रही है तो लेंथ को डबल कर दिया, तो इनवर्स रिलेशन है, अगर लेंथ डबल तो रेजिस्टिविटी हाफ, तो वो सी ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा रेजिस्टिविटी लेंथ से डिपेंड करती ही नहीं है, तो इसका असल आंसर जो है वो नो अफेक्ट है। तो लेंथ एंड एरिया हैज नो अफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। तो मेरे पास अगर बारीक वायर है कॉपर की और एक बहुत मोटी वायर है कॉपर की, बताएं किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? तो याद रखिएगा आपने यहां एरिया चेंज किया है, और एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। और अगर मेरे पास एक छोटी वायर है कॉपर की और एक लंबी वायर है कॉपर की, इनमें से रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है? स्टूडेंट्स दोनों की सेम है। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। जब तक आप कॉपर की बात करेंगे, चाहे वो कॉपर की वायर हो, चाहे वो कॉपर की प्लेट हो, चाहे वो कॉपर का स्प्रिंग हो, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन जब आप रेजिस्टिविटी वो पूछेगा, जब तक आप कॉपर की बात करेंगे रेजिस्टिविटी की आप एक ही वैल्यू बताएंगे। रेजिस्टिविटी को शेप से, लेंथ से, एरिया से यानी कि ज्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें मैंने पूछा था रेजिस्टिविटी, अब आपको पता चल गया कि रेजिस्टिविटी का लेंथ एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, एक वायर की लंबाई क्या कर दी हमने? डबल कर दी। अब बताएं रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा? पहले बताएं क्या रेजिस्टेंस को लेंथ से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। रेजिस्टिविटी को नहीं पड़ता लेकिन रेजिस्टेंस को पड़ता है। आइए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और यहां से आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं। जब मैं लेंथ को 2 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ज्यादातर बच्चे इसमें 2 टाइम्स का आंसर लगाएंगे, लेकिन यहां नोट करने वाली बात है ये वर्ड, और ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है स्ट्रेच करना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैं किसी चीज को स्ट्रेच करके लंबाई बढ़ाता हूं तो उसमें एक खास बात है जो आप लोगों ने नोट करनी है, और वो क्या है? जरा इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। अगर मैं इसको खींच कर यानी स्ट्रेच करके दुगनी लेंथ कर दूं, इसकी डबल लेंथ कर दूं, तो आपको मालूम है क्योंकि मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो साथ साथ इसका एरिया भी कम होता जाएगा। जैसे आप च्युइंगम को बीच में से जब खींचते हैं तो च्युइंगम पतली होती जाती है, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी होगा। तो जब उसका एरिया कम होगा तो इसका मतलब एरिया भी तो हाफ हो गया ना, एरिया को भी फर्क पड़ा है। हमने यहां पर सिर्फ लेंथ को कंसीडर किया है, तो इसका मतलब जब आप स्ट्रेच करके लेंथ डबल करते हैं तो लेंथ डबल करने के साथ साथ आप एरिया भी हाफ कर देते हैं। अब ये दोनों बातें कंसीडर करते हैं। तो अब जरा देखिए, अगर मैं स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर रहा हूं, लेंथ ऊपर है, और एरिया को हाफ कर रहा हूं, एरिया नीचे है, तो ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। अगर आप स्ट्रेच करके लेंथ डबल करते हैं क्योंकि एरिया भी हाफ होता है तो आप लोगों ने उसको भी कंसीडर करना है और रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे 2 क्वेश्चन जो आप लोगों को टेस्ट किया है मैंने बेसिकली, और आपने खुद को भी टेस्ट करना है कि क्या ये आप चीज सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इससे मिलती जुलती चीज आए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। एक दफा फिर से सुन लीजिए, अगर मेरे पास ये कॉपर की वायर है और इस पूरी कॉपर की वायर की रेजिस्टिविटी जो है वो रो है, अगर मैं इसके 2 हिस्से कर दूं तो हर हिस्से की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? रो बाय 2? नहीं स्टूडेंट्स, अब भी इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो रो ही होगी। अगर मैं इसके 3 हिस्से कर दूं तब भी उन सब हिस्सों की रेजिस्टिविटी रो ही होगी। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर आप मटेरियल चेंज नहीं करें या टेम्परेचर, जिसको मैं आगे चल के बताऊंगा, वो चेंज नहीं करते तो फिर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेंथ और एरिया जितना मर्जी चेंज कर दें। तो आइए चलते हैं, रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर को। नाउ स्टूडेंट्स 2 टर्म्स तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली। आप लोगों ने देखा कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टिविटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर, नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, मटेरियल। रेजिस्टेंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वायर की कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये 2 टर्म्स तो मैंने आपको बता दी। अब ये 2 टर्म्स क्या हैं? बहुत आसान है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट। देखिए रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये है कि करंट को कितनी ऑपोजिशन मिलती है, मुखालफत मिलती है। तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस होगा कि करंट को कोई कंडक्टर या कोई मटेरियल कितना आसानी से गुजरने देता है। एक ही बात है, वो ऑपोजिशन को मेजर कर रहा है
कितना मुश्किल से गुजरा करंट, वो आसानी को मेजर कर रहा है कि कितनी आसानी से गुजरा, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स, और वो फॉर्मूला है कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अगर वो रेसिप्रोकल है तो आप जानते हैं कि फिर उनके यूनिट्स भी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। और कंडक्टेंस का यूनिट क्या था? कंडक्टेंस का यूनिट था, रेजिस्टेंस का यूनिट सॉरी, ओहम था। तो फिर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओहम का रेसिप्रोकल, पर ओहम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस पर ओहम को समटाइम्स हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये OHM है और साथ पावर नेगेटिव है, तो हम इसको उल्ट लिख देते हैं MHO। ये भी ओहम इनवर्स ही है, सिर्फ हमने उसकी स्पेलिंग्स जो है वो बिल्कुल और उल्ट कर दी हैं। और इस मो को हम साइमन्स भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास साइमन ओहम के नाम पर ही है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या थी? रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब कितना रोकता है करंट को, तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगी? एक मीटर क्यूब कितना जाने देता है करंट को, कितना अलाउ करता है। तो याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही करेंगे। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। और याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी कैसे बनाएंगे, वही हमारे पास कंडक्टिविटी का। याद रखिएगा, सिंबल भी आपकी बुक में बताया हुआ है और वो है सिग्मा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होगा कि कंडक्टिविटी यानी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, यूनिट अगर ये उसके रेसिप्रोकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये यूनिट क्या है? ओहम मीटर, तो उसका यूनिट क्या होगा? पर ओहम पर मीटर, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका यूनिट बनेगा ओहम मीटर की बजाय पर ओहम पर मीटर। देखिए पावर नेगेटिव है, लेकिन पर ओहम को तो मैं आपको बता चुका हूं, पर ओहम को हम स्पेलिंग बिल्कुल ऑपोजिट करके लिख सकते हैं, MHO। तो मोह भी लिख सकते हैं इसको, और साथ पर मीटर। और मोह को हम साइमन भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइमन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये तो है वो सारी डेफिनेशन जो आपकी बुक के इस क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पर दी हुई हैं, और ये सारी चीजें कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस सारी एक्सप्लेन की हुई हैं, और ये फॉर्मूला भी आप देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चीजें अच्छी तरह से समझ ली हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। याद रखिएगा, ये जो मैंने चीजें जिस तरह से लिखी हैं ये इस वजह से लिखी हैं ताकि आप इनमें कंपैरिजन कर सकें कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। देखें, रेजिस्टेंस टेम्परेचर और मटेरियल के साथ साथ लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करिए। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पर ही डिपेंड करिए, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करी। दोनों ही ऑपोजिशंस ही हैं किस्म की। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को समझने का एक तरीका ये भी है, जैसे हम मैस और डेंसिटी का फर्क करते हैं, तो अगर आप मैस और डेंसिटी में फर्क करना सीखें तो बिल्कुल ऐसा ही फर्क हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में भी बनता है। मैस क्या है? मैस है हमारे पास टोटल जितनी क्वांटिटी है उसका सारा मैस। लेकिन जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मैस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास बहुत सी बड़ी वायर है, उस सारी वायर की कुल मिलाकर जो रेजिस्टेंस है, ऑपोजिशन है, उसे मैं रेजिस्टेंस कहूंगा। लेकिन उस वायर में से अगर एक मीटर क्यूब देखूं और उसका रेजिस्टेंस देखूं तो फिर उसको मैं रेजिस्टिविटी कहूंगा। तो ये फर्क है बेसिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट है, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस की वजह क्या है, रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन क्यों आ रही है फ्लो ऑफ करंट के लिए। वो मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स कि जरा इमेजिन करें कि हमारे पास एक वायर के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्लो, उसको बार बार ऑपोजिशन का सामना क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हमारे पास एटम्स हैं लैटिस के, वो एटम से बार बार टकराते हैं फ्लो के दौरान।
स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि वो जो एटम है वो अपनी जगह पर हल्का फुल्का वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बहुत स्मॉल है। लेकिन इमेजिन करें अगर मैं इस वायर को गर्म करूं तो गर्म करने पर इन एटम्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं वो बहुत विगरस हो जाएंगी और इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे या उनसे बहुत ज्यादा टकराएंगे। तो हमारे पास जो चांस ऑफ कोलिजन है वो बढ़ गया। इसे हम बोलते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स ये सारी बात मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, ये एग्जैक्ट पैराग्राफ जो है वो आपने अपने बुक से लिख लेना। तो ये जो आपके पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर ये पूरी डिटेल बताइए। जो वर्डिंग मैंने बोली है एग्जैक्ट वही उन्होंने लिखी हुई है, जिनमें आप लोग देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का जिक्र आ रहा है और चांस ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन का जिक्र आ रहा है। ये सारी बातें आप लोगों ने एज इट इज यहां पर लिखनी है। अब स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये तो हमें पता चल गया कि हम लोगों ने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ती है। जब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसको एक ग्राफ की शक्ल में हम लोगों ने यहां पर आपके सामने शो किया। ये एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पर रेजिस्टिविटी है, और आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बता रहा है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रही है। तो हमारे पास यहां जाकर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो यहां से पहले अगर ये जो लीनियर रिलेशन है यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ेगी ये भी हम लोगों को देखना है। इसके लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स इसका सिंबल है अल्फा। याद रखिएगा अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अल्फा सिर्फ ये जो लीनियर पोर्शन है कर्व का इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो याद रखिएगा व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, यानी कि यहां से अल्फा का फॉर्मूला आएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। सपोज करें टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस T है और पहले 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस RO था, तो चेंज इतना आ गया रेजिस्टेंस का। लेकिन वो चेंज नहीं कह रहा, वो कह रहा है फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल में आप जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है उससे भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। लेकिन साथ वो कह रहा है पर केल्विन, तो पर केल्विन के लिए हम यहां पर टेम्परेचर से भी डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस में वैल्यू पुट करें तो हम इसी फॉर्मूला को यूं भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी आ जाएगी, तो रो टी ओवर रो नॉट, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। यहां पर ऊपर वाले फॉर्मूला में इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सिर्फ जहां जहां रेजिस्टेंस आ रही थी वहां वहां अब रेजिस्टिविटी आ रही है। दो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। नंबर 1 इसका यूनिट क्या होगा, और याद रखिएगा अल्फा का जो यूनिट है वो होता है पर केल्विन, क्योंकि देखिए ऊपर भी रेजिस्टेंस है नीचे भी रेजिस्टेंस है, वो तो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, तो नीचे सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट केल्विन रह जाएगा जो कि ऊपर जाकर पर केल्विन बन जाएगा। तो याद रखिएगा अल्फा का यूनिट क्या होता है, पर केल्विन होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा में दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका अल्फा नेगेटिव होता है। ये अल्फा पॉजिटिव का क्या मतलब है, अल्फा पॉजिटिव का मतलब है ये वो चीजें हैं जिनमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अल्फा नेगेटिव का मतलब है ये वो चीजें हैं जिनमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।